नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड नॉलेज की आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे उत्तराखंड के नदी ग्लेशियर नदी संगम के पास स्थित नगर एवं मंदिर के बारे में। इस टॉपिक पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। रेंजर, वीडियो, लोअर पीसेस आदि सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट होगी और इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नदी ग्लेशियर और नदी संगम के पास स्थित नगर और मंदिर। तो सबसे पहले आज का प्रश्न है, राज्य की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टोंस, भिलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू, नयार आदि राज्य की प्रमुख नदियां हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य की अधिकांश नदियां दोस्तों क्या दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। ठीक है, अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारे राज्य में एक ही तंत्र है, यानी कि गंगा तंत्र, और ये जो सभी नदियां हैं इस तंत्र का भाग है। लेकिन अगर हम राज्य के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर कई सारे तंत्र हैं, जिनमें 3 तंत्र प्रमुख हैं। एक है गंगा तंत्र, दूसरा है यमुना तंत्र और तीसरा है काली तंत्र। ये आप याद करेंगे। ठीक है, अब इसके क्या है, कई सारे छोटे मोटे तंत्र हैं, उपतंत्र जिनको बोला जाता है, और फिर इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे 3 प्रमुख तंत्र हैं वो हैं यमुना तंत्र, गंगा तंत्र और काली तंत्र। ठीक है, ये तो हो गया तंत्र के हिसाब से हमने क्या कर दिया, नदियों को कैटेगराइज। इसी तरह से हम नदियों को और भी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि उनके उद्गम स्थल के अकॉर्डिंग। जैसे कि कौन सी नदी महान हिमालय से निकली, यानी कि ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी नदी मध्य हिमालय से निकलती है, कौन से शिवालिक से और कौन सी दून से निकलती है। तो जैसे भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टोंस, ठीक, इसी तरह से भिलंगना, मंदाकिनी, दोस्तों ये सारी नदियां ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि महान हिमालय से निकलती है। ऐसी जो रामगंगा है, रामगंगा जैसे पूर्वी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा है। पूर्वी रामगंगा क्या होता है, ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन जो पश्चिमी रामगंगा है वो मध्य हिमालय से निकलती है। सरयू, नयार, ये भी दोस्तों मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा और भी नदियां हैं, जैसे कि रिस्पना नदी है, नंधौर नदी है, ढेला नदी है। ये सारी नदियां शिवालिक दून से निकलती हैं। तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। राज्य की 4 सर्वाधिक लंबी नदियां हैं। सबसे लंबी नदी राज्य की कौन सी है दोस्तों, वो है काली, जो कि 252 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा भागीरथी जो कि 205 किलोमीटर राज्य में बहती है, अलकनंदा 195 किलोमीटर, इसके बाद आती है पश्चिमी रामगंगा। आप टॉप के 3 याद करिए, काली, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस करना है। 5 नदियां, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, विनो, पश्चिम और पूर्वी नयार का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है दूधातोली। ठीक है, दूधातोली जो कि मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मैंने अभी आपको बताया कि जैसे नयार है, पश्चिम रामगंगा है, ये अभी मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो आटागाड़, विनो, ये सभी का उद्भव स्थल दूधातोली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टनकपुर के बाद काली नदी का क्या नाम है? तो टनकपुर के बाद काली नदी का जो नाम है वो शारदा पड़ जाता है। काली नदी निकलती है दोस्तों लिपुलेख से। ठीक है, लिपुलेख से निकल के और ये कहाँ तक बहती है, टनकपुर में, और टनकपुर के बाद इसका जो नाम है ये हमारे राज्य से बाहर हो जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है शारदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा जिसमें जल फ्लो होता है वो है अलकनंदा। ठीक है, सबसे लंबा प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? काली, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम व लंबाई क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे गंगोत्री में गोमुख से गंगा नामक यानी कि भागीरथी का उद्गम है। ठीक है, उसके बाद इसको पूरे राज्य में देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और जब ये देवप्रयाग पहुंचती है तो यहाँ पर अलकनंदा के साथ इसका संगम होता है, यानी कि पंच प्रयाग में से एक है, 5वें नंबर का ये प्रयाग है देवप्रयाग, और यहीं पर जो हमारी भागीरथी है वो गंगा में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम भागीरथी माना जाता है और 205 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद देवप्रयाग से आगे राज्य की सीमा यानी कि हरिद्वार से हमारी जो नदी है ये बाहर हो जाती है राज्य से। तो देवप्रयाग से राज्य की सीमा यानी कि हरिद्वार तक गंगा का नाम व लंबाई, तो गंगा का नाम गंगा हो जाता है, यानी कि देवप्रयाग के नाम हमारी जो नदी है इसका नाम पड़ जाता है गंगा। भागीरथी से गंगा बन जाता है और ये 96 किलोमीटर तक राज्य में बहती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो भैया इसको 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये प्रश्न आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व नयार नदियों को मिलाकर सप्त सामुद्रिक स्रोत
कहा जाता था। इसके बारे में तो खैर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें से देखिए अलकनंदा है, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, ये तो दोस्तों आपके पंचप्रयागों के अंतर्गत आते आ जाती हैं। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिए, पंचप्रयाग की नदियाँ, और इसके अलावा आपको सिर्फ भागीरथी और नैयार को याद करना है, तो आपका सप्त सामुद्रिक स्रोत बन जाएगा। आगे देखते हैं, राज्य की सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। तो सबसे पश्चिम में कौन है? यमुना। और सबसे पूर्व में कौन है? काली नदी, इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी हैं दोस्तों? टोंस और यमुना। ये उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां हैं। टोंस एवं यमुना, इसका जो संगम है दोस्तों, ये कहाँ पर होता है? ये भी आपको याद रखना है कि ये कालसी के पास जो डाक पत्थर है वहां पर इनका संगम होता है। वैसे कालसी और डाक पत्थर के बीच में वो जगह है, तो वहां पर क्या होता है कि टोंस और यमुना का संगम हो जाता है। ठीक है, टोंस को तमसा के नाम से भी जाना जाता है, तमसा। ठीक, तमसा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, टोन्स की सुपीन शाखा निकलती है। ठीक, जो टोन्स की जो सुपीन शाखा निकलती है वो कहाँ से निकलती है? ठीक है, यानी कि मैं आपको बताऊं, जो देखिए जो टोन्स है वो क्या है? यमुना की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, और यमुना से कई गुना अधिक ये जल लेकर आती है। ठीक है, ये जो सुपीन है यानी कि जो टोन्स है दोस्तों, ये सुपीन और रुपीन इन दो नदियों के संगम से बनती है, इन दोनों नदियों से मिलने से बनती है। ठीक है, और इसको कुछ समय के लिए, कुछ हद तक तमसा के नाम से, मैंने अभी आपको बताया तमसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो सुपीन वाली जो शाखा है, जो सुपीन नदी है, वो दोस्तों उत्तरकाशी में बंदर पूछ के स्वर्ग रोहिणी हिमनद से निकलती है, यानी उस ग्लेशियर से निकलती है, और उसके बाद फिर उसमें आगे आके रुपीन नदी मिल जाती है। जैसे सुपीन है, सुपीन में आगे आके मिली रुपीन, और रुपीन कहाँ से आती है? हिमाचल से आती है। ठीक है, और फिर ये बन जाती है टोन्स। ठीक, और फिर ये टोन्स क्या होती है? आगे बहती है, हिमाचल में बॉर्डर बनाती है, मतलब हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है, और फिर ये यमुना में मिल जाती है डाक पत्थर में। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद करेंगे। आगे देखिए, राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए जो काली शारदा है, इस नदी घाटी का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। ठीक है, 11,500 समथिंग है, मेरे को बिल्कुल याद तो नहीं है, एकदम क्लियर नहीं बताऊंगा, लेकिन 11,500 वर्ग किलोमीटर के पास है। फिर इसके बाद अलकनंदा का आता है, जो कि 10,000 11,000 के आसपास में आता है। ठीक है, 10,900 के आसपास में। ठीक, आगे देखते हैं, यमुना नदी में टोंस नदी देहरादून के विकासनगर ब्लॉक में मिलती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यमुना नदी टोंस नदी से देहरादून के विकासनगर ब्लॉक में डाक पत्थर व कालसी के बीच में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग के बाद इसको गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, 96 किलोमीटर तक ये बहती है राज्य में। ठीक, आगे देखते हैं, भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि स्थित है, ये दोस्तों शिवलिंग शिखर के पास पर स्थित है। तो मैंने आपको पहले बताया, जो भागीरथी है वो भागीरथी का जो उद्गम है वो गंगोत्री में गोमुख नामक स्थान से होता है। ठीक है, ठीक, तो गोमुख कहाँ पर है? ये गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर है, और ये शिवलिंग शिखर के पास पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गोमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गोमुख के पास क्या होता है, शिवलिंग चोटी से एक नदी आकर भागीरथी में मिलती है, उसको हम आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आ चुका है, आकाश गंगा। ठीक, तो शिवलिंग चोटी से निकलने वाली और भागीरथी में मिलने वाली जो नदी है, जो कि गोमुख के पास पर मिलती है, तो गोमुख के पास पर किसका संगम होता है? ये होता है भागीरथी और आकाशगंगा का संगम होता है। इनको आप बिल्कुल याद करिएगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ में डाल देता हूँ वहाँ पर एक आध दिन में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब देखिए, गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली सबसे प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? वो है रुद्रगंगा, केदार गंगा, जानवी, या फिर इसको जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल आप इसको याद करेंगे। सबसे पहले तो उसमें कौन सी मिलती है? आकाशगंगा, जो कि बिल्कुल गोमुख के पास ही मिल जाती है, और फिर भागीरथी में रुद्रगंगा, केदार गंगा और जानवी या फिर जाड़ गंगा मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो भिलंगना नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, टिहरी रुद्रप्रयाग में है ये, तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल से निकलती है भिलंगना नदी। ठीक है, और ये फिर भिलंगना नदी कहाँ पर मिलती है? भागीरथी में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है दोस्तों? ये टिहरी में मिलती है। ठीक है, भिलंगना और भागीरथी का संगम टिहरी में ही है, जिसको कि हम गणेश प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पंचप्रयाग में नहीं आता, लेकिन फिर भी गणेश प्रयाग आप याद करना। ठीक है, गणेश प्रयाग के नाम से उसको जाना जाता है। आगे देखते हैं, भिलंगना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अब भिलंगना है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो भिलंगना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? मेदे गंगा, दूध गंगा,
धर्म गंगा, बाल गंगा, बाल गंगा को बाल खिलाफ भी बोला जाता है। तो ये सभी दोस्तों क्या है, भिलंगना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकलती हैं। ठीक, तो चमोली में अब देखिए जो अलकनंदा है दोस्तों वो कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं संतोपत शिखर के हिमनद व संतोपत ताल से। ठीक है, जो वहाँ पर एक अलकापुरी बांक हिमनद है, ठीक है, उनसे ही दोस्तों ये निकलती है। ठीक, तो जो एक संतोपत शिखर है वहाँ पर है अलकापुरी बांक हिमनद, अलकापुरी बांक हिमनद है और संतोपत ताल है, इससे निकलती है। ठीक है, और फिर ये हमारे राज्य में होते हुए आगे जाके कहाँ मिल जाती है दोस्तों, ये भागीरथी से मिल जाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर है, देवप्रयाग में, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है और फिर केशव प्रयाग में मिलती है। देखिए अलकनंदा में दोस्तों सबसे पहले लक्ष्मण गंगा मिलती है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि भागीरथी में सबसे पहले कौन मिलती है, आकाश गंगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मिलती है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा को दोस्तों हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है या फिर पुष्पावती नदी, पुष्पावती। ठीक है, हेमगंगा या पुष्पावती नदी भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले इसमें लक्ष्मण गंगा मिलती है, फिर उसके बाद जो केशव प्रयाग है वहां पर उसमें सरस्वती नदी मिलती है। तो देखिए कभी पूछा जाता है प्रश्न कि केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, वो होता है अलकनंदा और सरस्वती नदी। ठीक है, अब अलकनंदा तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा में जो नदियाँ जो आती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा का एक तरह से उपतंत्र है, क्योंकि जो तीन प्रमुख नदियाँ वो तो तंत्र हैं, वो तो यमुना तंत्र और गंगा तंत्र और काली तंत्र है। इसमें एक अलकनंदा का भी उपतंत्र है, इसको भी आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा की कुछ जो पंचप्रयाग है, पंचप्रयाग की तो जो प्रमुख नदी है दोस्तों वो क्या है, अलकनंदा ही है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं पंचप्रयाग से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पंचप्रयाग में ऊपर से लेके नीचे के क्रम में जाना है। सबसे पहला जो प्रयाग है वो दोस्तों कौन सा है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, सबसे ऊपर जाते हैं जो वो कहाँ पर आता है दोस्तों, विष्णु प्रयाग आता है। ठीक है, और जो विष्णु प्रयाग है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, चमोली में अवस्थित है। ठीक है, और जहां अलकनंदा में मिलती है, अलकनंदा में यहाँ पर कौन सी मिलती है, पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में कौन सी मिलती है दोस्तों, पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विष्णु गंगा के नाम से अलकनंदा को ही जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम कहते हैं विष्णु प्रयाग में किसका संगम होता है, तो वहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा का संगम माना जाता है। और जो विष्णु गंगा होती है वो कौन सी होती है, वो अलकनंदा ही होती है। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। ठीक, तो जो विष्णु प्रयाग है उसमें किस नदी को विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है, अलकनंदा को ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि किसकी सहायक नदियां हैं। यानी कि जो गणेश गंगा है, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी, ये दोस्तों आपकी पश्चिमी धौली गंगा की नदियां हैं। जैसे अभी हमने बात करी ना पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, तो जो पश्चिमी धौली गंगा है ये इसी की ही सहायक नदियां हैं। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा से रिलेटेड प्रश्न भी आ चुका है कई बार, तो आप इसको याद करिएगा। ठीक है, जो जो धौली गंगा है ना दोस्तों, ये निकलती है नीति क्षेत्र से। ठीक है, नीति क्षेत्र में जो धौलागिरी है वहां से दोस्तों ये निकलती है, धौलागिरी। ठीक, तो नीति आपको पता ही है। ठीक, नीति दर्रा हमने डिस्कस भी किया था, तो नीति क्षेत्र से ये निकलती है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में द्वितीय जो प्रयाग है दोस्तों वो क्या है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कहाँ पर अवस्थित है, ये भी चमोली में अवस्थित है। अब जहाँ अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, तो यहाँ पर दोस्तों जो अलकनंदा है यहाँ पर उससे मिलती है नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। अब जो नंदाकिनी नदी है दोस्तों ये निकलती है आपकी त्रिशूल पर्वत के पास, एक नंदा घुंघटी है। ठीक है, नंदा घुंघटी वहां से निकलती है। ठीक है, तो नंदाकिनी नदी एक ऐसी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, इस नदी के बारे में पूछा जा चुका है प्रश्न कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई वो नंदाकिनी नदी है। अगला प्रश्न देखिए, पंच प्रयागों में ऊपर से लेके नीचे तृतीय प्रयाग कहाँ पर है, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग भी कहाँ पर है दोस्तों, चमोली में अवस्थित है। जहाँ अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इससे मिलती है पिंडर नदी।
ठीक है। 3 प्रयाग आप बिल्कुल, जो पंच प्रयाग इनके बारे में हम डिस्कस करें, पंच प्रयागों से रिलेटेड हमेशा से प्रश्न आते हैं। तो जो पिंडर है, पिंडर नदी, ये दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। बागेश्वर के पास जो पिंडारी ग्लेशियर है वहां से निकलती है, ठीक है। और आटागाड़ जो अभी हमने डिस्कस किया था, पर आटागाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक। तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और पिंडर नदी। पिंडर नदी को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है, कर्णगंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंच प्रयागों में चतुर्थ प्रयाग, जो चौथे नंबर का प्रयाग है ऊपर से लेके नीचे के क्रम में, वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहाँ पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, जहाँ अलकनंदा में मिलती है कौन सी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। अब मंदाकिनी नदी वही नदी है जिसमें केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो यानी केदारनाथ के पास जो मंदराचल श्रेणी है वहां से ही निकलती है, ठीक है। जो केदारनाथ में 2013 जून 2013 में बाढ़ आई थी ना, तो वहां पर जो किस नदी में बाढ़ आई थी? वो मंदाकिनी नदी में ही आई थी, ठीक है। तो ये वहां पर जो मंदराचल श्रेणी की हिमनद से ही निकलती है, ठीक है। तो पंचप्रयागों में, रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का, ठीक है। अब आता है पंचप्रयाग में जो अंतिम प्रयाग है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पर अवस्थित है? टिहरी में अवस्थित है, ठीक है। अब जो टिहरी में है, यही अलकनंदा का संगम होता है भागीरथी से। तो यहाँ पर इनको सास बहू का संगम भी माना जाता है। भागीरथी है भाई सास और अलकनंदा है बहू, तो जब सास और बहू का मिलन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? गंगा में यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी भागीरथी को यहीं से, देवप्रयाग से, गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के व्यास घाट के पास गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो अब देखिए, अब आगे देखिए, गंगा चलती चली गई, ऊपर से गंगा बन गई। अब इसके बाद नयार नदी से मिलती है पौड़ी के व्यास घाट के समीप, ठीक है। पौड़ी के व्यास घाट के समीप एक फूलचट्टी नामक स्थान है, ठीक है। तो फूलचट्टी नामक स्थान पर ही ये नयार नदी इससे मिलती है, ठीक है। किससे? हमारी गंगा से, ठीक। फूलचट्टी नामक स्थान पे, ठीक है, व्यास घाट के पास। इसके बाद अगला देखिए, फूलों की घाटी में बहने वाली भुंडार पुष्पावती निकलती है। अब ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो फूलों की घाटी में बहने वाली भुंडार नदी या इसको पुष्पावती नदी कहते हैं, ये दोस्तों पुष्पतोया ताल से निकलती है, ठीक है। पुष्पतोया ताल से निकलती है, जो कि फूलों की घाटी के मध्य बहती है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम रामगंगा पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। हमारे राज्य में जो चौथे नंबर की जो नदी है, सबसे लंबा पथ जिसका है, वो ये पश्चिमी रामगंगा ही है, ठीक है। पहले 3 तो आपको मैंने अभी आपको बताया था, ठीक, कि जैसे सबसे पहले आपकी कौन सी थी? काली थी, फिर इसके बाद भागीरथी थी, ठीक है। इसके बाद थी अलकनंदा, और फिर इसके बाद आती है पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, मध्य हिमालय से निकलने वाली नदी है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये क्या होती है? 155 किलोमीटर बहने के बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। ये पौड़ी के पास में कालागढ़ नामक स्थान है, वहां पर ये बाहर हो जाती है, यानी कि वहां से निकल जाती है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी है? बिरमा, गागस और बिनो, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये फिर जाके गंगा से मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कन्नौज में मिलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जाके गंगा से कन्नौज में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी, ठीक, कोसी नदी हमारी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये कौसानी बागेश्वर के पास से निकलती है, ठीक है। वहां पर पहाड़ियां, उनका नाम है धार पानी धार, ठीक है। धार पानी धार, यहाँ से दोस्तों ये निकलती है नदी, ठीक है। और फिर ये अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, यहाँ बहने के बाद क्या होता है कि उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर जगह है, यहाँ से दोस्तों ये राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। यहाँ से बाहर हो जाती है और रामनगर से ही ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये जो रामगंगा में मिलती है उत्तर प्रदेश में, ठीक। और इसको कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा भी बोला जाता है। तो ये प्रश्न कई सारे बन सकते हैं, धान का कटोरा बोला जाता है कोसी नदी, ठीक। तो कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। दापका, बाकरा, गौला, देहोआ आदि नदियां नैनीताल से निकलती हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता लगे। कई सारे प्रश्न तो आपके ऐसे ही बन रहे होंगे, दापका, बाकरा, गौला, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? नैनीताल से निकलती हैं, ठीक है। और ये बहते हुए उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न स्थानों से राज्य से बाहर हो जाती हैं, ठीक है। ये मतलब जो बाजपुर का जो एरिया ना, उधम सिंह नगर का जो बाजपुर एरिया है, वहां से दोस्तों ये बाहर हो जाती है, ठीक है।
तो ये दापका नदी वैसे देखा जाए तो ये निकलती है गर्म पानी, जहाँ पर नैनीताल का जो गर्म पानी नामक स्थान है ना, तो वहाँ से दोस्तों ये निकलती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, नैनीताल के चोर गलिया के पास से वह कौन सी नदी निकलती है जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर पे मिलती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये जो दोस्तों है नदी, वो है नंधौर नदी। ठीक है, नंधौर नदी क्या होती है, ये चोर गलिया के पास से निकलती है और ये मिल जाती है उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर नानक सागर पे मिल जाती है। ठीक है, नानक सागर पे निकलती है। तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और थी जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर है गोला। कभी कभार पूछा जाता है जो गोला नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है दोस्तों पहाड़ पानी से। ठीक है, तो पहाड़ पानी से ही निकलती है और किच्छा उधम सिंह नगर के पास से राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। काली शारदा राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, जो कि उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर को बनाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसका उद्गम स्थल कौन सी जगह पर है दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपुलेख के पास स्थित। ठीक है, लिपुलेख से निकलती है, तो लिपुलेख के पास स्थित जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी नामक स्थान। ठीक है, काफ़ी अंदर तक हो गया है। तो वैसे हम क्या बोलते हैं, लिपुलेख बोलते हैं, लेकिन आप इसको देख लीजिए कि जो लिपुलेख है यानी कि उसके पास स्थित जो जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल में काला पानी नामक स्थान है, वहाँ से दोस्तों ये इसको काला पानी गाड़ भी बोला जाता है। ठीक है, काला पानी गाड़, जैसे स्थानीय भाषा में ना इसको काला पानी गाड़ भी बोला जाता है। तो इस स्थान से ये निकलती है। तो जो काली नदी है इसको काला पानी गाड़े काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुठी यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, लोहावती, लदिया आदि किसकी नायक सहायक नदियाँ हैं? तो ये सारी की सारी दोस्तों कहाँ की नदियाँ हैं? ये सब काली नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो काली नदी है वो दोस्तों कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़ में। कहाँ से निकलती है? जैक्सर श्रेणी के लिपुलेख के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है। और ये कहाँ तक बहती है दोस्तों? ये टनकपुर तक बहती है। ठीक है, टनकपुर कहाँ पर अवस्थित है? चंपावत में। ठीक है, तो चंपावत में निकल जाती है और फिर उसके बाद इसको क्या होता है, शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल में शारदा नदी के नाम से नेपाल में ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगचुंगना, निरकुट, थुमका आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये आपकी कुठी यांगटी इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये जो कुठी यांगटी है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी काली नदी की सहायक नदी। और जो संगचुंगमा, निरकुट, थुमका ये सारी की सारी नदियां ये कुठी यांगटी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये सभी नदियां कहाँ से हैं? ये जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। तो सब ये जैक्सर श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं। तो कुठी यांगटी भी उनमें से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्सर, दारमा, नान दारमा, सेला यांगटी, कंचुतिच आदि सहायक नदियां हैं। तो ये किसकी है दोस्तों? ये पूर्वी धौली गंगा की नदियां हैं, यानी पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी। अब जो पूर्वी धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? काली गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो काली तंत्र है उनसे रिलेटेड ये नदियां हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरी नदी निकलती है। अब देखिए, गोरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, जो गोरी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये मिलम। ठीक है, मिलम जो कि आपका कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ठीक है, आपने सुना होगा काली नदी और गोरी नदी का संगम। ठीक है, तो जो काली नदी है और गोरी नदी इनका संगम कहाँ पर होता है? जौलजीबी में होता है। प्रसिद्ध जौलजीबी का मेला आपने सुना होगा जो कि पिथौरागढ़ में लगता है। तो जौलजीबी में काली और गोरी नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काली गंगा को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्र नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद काली में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? चंपावत और पिथौरागढ़ बॉर्डर के पास पंचेश्वर के निकट। ठीक है, अब बात करेंगे सरयू की। तो सरयू भी एक इंपॉर्टेंट उपतंत्र है काली तंत्र का, क्योंकि सरयू इसकी सहायक नदी है। तो काली नदी को सबसे अधिक राशि में जल देने वाली
कुमाऊं की पवित्रतम नदी है दोस्तों ये सरयू। ठीक है, ये बागेश्वर के पास सरमूल के नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, बागेश्वर के पास में जो सरमूल नामक स्थान है वहां से निकलती है। ठीक, और बैजनाथ है बागेश्वर नगर में, वहां पर क्या है, इसके तट जो बैजनाथ तीर्थ है बागेश्वर नगर सब इसी के तट पर है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि भाई चंपावत और पिथौरागढ़ की का में बॉर्डर पे पंचेश्वर के निकट में ये मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आप याद करने का। ठीक, इस सरयू की जो प्रथम सहायक नदी है वो कौन सी, गोमती है। ठीक है, गोमती नदी भी आपकी क्या है, सरयू की सहायक नदी है, तो इसको भी आप याद कर लेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलती है, पंचेश्वर के निकट में मिल जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, गोमती, पनार, पूर्वी, रामगंगा आदि किसकी सहायक नदियां हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गोमती नदी है, पनार है, पूर्वी रामगंगा, ये सब दोस्तों किसकी नदियां हैं, सरयू की सहायक नदियां। और जो गोमती और सरयू का संगम कहाँ पर होता है, बागेश्वर में ही होता है। ठीक है, तो बैजनाथ वहीं पर ही अवस्थित है। तो ये प्रश्न भी कितने बार पूछा जाता है कि गोमती और सरयू का संगम कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ही कुली बेगार भी हुआ था। ठीक है, कुली बेगार जो यहाँ पर हुआ था, सरयू में बहाए गए थे ना रजिस्टर। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल याद करेंगे। बागेश्वर में जो इम्पोर्टेंट जो संगम होते हैं इनसे रिलेटेड तो कितने बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सरयू से एक नदी मिलती है पनार। देखिए पनार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस सरयू और पनार, क्योंकि देख देख के मुझे याद आ रहा है ना, सरयू और पनार। अब सरयू और पनार ये आपकी मिलती है काकड़ी घाट पे। ठीक है, कभी कभार पूछा जा सकता है कि सरयू और पनार इसका संगम कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पर होता है, काकड़ी घाट पर होता है। ठीक है, तो ये आगे आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू के पास कौन सी गंगा मिलती है, तो वो मिलती है पूर्वी रामगंगा। ठीक है, रामेश्वर तीर्थ कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। ठीक, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, पूर्वी रामगंगा निकलती कहाँ से, तो मैंने अभी आपको बताया था जो पूर्वी रामगंगा है वो ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। तो ये निकलती है पोंटिंग और नाबिक हिमनद से। ठीक है, पोंटिंग और नाबिक जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल क्या है, वो है पोंटिंग एवं नामिक हिमनद। तो लिखा हुआ ये आगे प्रश्न, तो चलो ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। भुजपत्री गाड़, गरगतिया, कालापानी गाड़, बैरल गाड़ आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये जो सारी की सारी नदियाँ हैं ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पोंटिंग और नामिक हिमनद से निकलने वाली नदी है पूर्वी रामगंगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, काली नदी की अंतिम व सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है। तो उत्तराखंड की जो अंतिम नदी मानी जाती है वो दोस्तों जो काली नदी से मिलती है वो मानी जाती है लदिया। ठीक है, तो ये काली से चंपावत के पास में मिलती है। ठीक है, चंपावत एक जगह है, मतलब चूका, सॉरी, चंपावत में एक जगह है चूका, तो चूका में ये मिलती है। ठीक हो गया, तो लदिया नदी आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नदी संगम के पास स्थित नगर और मंदिर कौन कौन से हैं। अभी तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, तो नदी तंत्र तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, अलकनंदा व सरस्वती संगम के इसमें कौन सा अलकनंदा व सरस्वती नदी संगम पर स्थित है, कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया, अब तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अभी हमने पढ़ा था केशव प्रयाग। ठीक है, केशव प्रयाग कहाँ पर है, चमोली के माड़ा गांव के पास पर है। ठीक है, आगे देखते हैं, अलकनंदा व ऋषि गंगा द्वितीय संगम पर स्थित है। ठीक है, अलकनंदा और ऋषि गंगा द्वितीय, ठीक, तो इनके संगम पर कौन अवस्थित है दोस्तों, बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ अलकनंदा और ऋषि गंगा के संगम पर अवस्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा विष्णुगंगा व पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। विष्णुगंगा और पश्चिमी धौलीगंगा पे कौन अवस्थित है दोस्तों, हमारा पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग चमोली में। ठीक है, आगे देखते हैं, अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर, अलकनंदा व नंदाकिनी इस पे कौन है, नंद प्रयाग जो कि चमोली में अवस्थित है। नंदाकिनी जो कि जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नंदाकिनी के संगम पर कौन है, नंद प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा व पिंडर के संगम यानी कि कर्णगंगा के संगम पर कौन है, कर्ण प्रयाग जो कि चमोली में अवस्थित है। अगला देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन है, रुद्रप्रयाग। ठीक, ये सब हम तो पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला देखिए, अलकनंदा व खांडव गंगा नदी संगम पर स्थित है। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक,
तो जो अलकनंदा और खांडव गंगा नदी के संगम पर स्थित है वो है शिवप्रयाग, जो कि पौड़ी पर है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल याद करिएगा, क्योंकि ये एक नया सा प्रश्न बनेगा आपके लिए, क्योंकि बाकी तो आप शायद जानते होंगे लेकिन ये शायद आप नहीं जानते होंगे कि अलकनंदा और खांडव गंगा नदी इसके संगम पर कौन अवस्थित है दोस्तों, वो है शिवप्रयाग, जो कि पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा यानी कि बहू और भागीरथी सास के संगम पर कौन अवस्थित है, देवप्रयाग, जो कि टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए, अलकनंदा व कल्पगंगा के संगम पर कौन अवस्थित है। ठीक है, अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर कौन है दोस्तों, हेलंग या तीरपणी इसको बोलते हैं, चमोली में अवस्थित है। तो हेलंग तीरपणी दोस्तों ये अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर कौन है, हेलंग या तीरपणी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अलकनंदा व गरुड़ गंगा के संगम पर कौन अवस्थित है। ठीक है, तो जो अलकनंदा और गरुड़ गंगा है इसके संगम पर है पैनखंडा, जो कि चमोली पर अवस्थित है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए इस समय पर थोड़ा सा आयोग थोड़ा डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो हमेशा से आने चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो अलकनंदा और गरुड़ गंगा इसका जो संगम है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये पैनखंडा चमोली में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा के संगम पर कौन अवस्थित है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये है पीपलकोटी चमोली। ठीक है, पीपलकोटी चमोली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, लक्ष्मण गंगा, जिसको कि हेमगंगा या पुष्पावती भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये पीपलकोटी पर है। पीपलकोटी कहाँ पर है, चमोली में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, अलकनंदा व ढूंढी नदी के संगम पर है। तो अलकनंदा व ढूंढी नदी के संगम पर कौन है, ढूंढी प्रयाग, जो कि टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है। ठीक है, अलकनंदा व ढूंढी नदी के संगम पर कौन है, ढूंढी प्रयाग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भागीरथी व आकाशगंगा संगम पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था जब भागीरथी निकलती है गोमुख से तो उसमें सबसे पहले आकाशगंगा मिलती है, तो वो कहाँ पर है, गोमुख उत्तरकाशी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भागीरथी व केदार गंगा संगम पर स्थित है। तो इसके बाद क्या होता है, आगे जाके इसको गंगोत्री में केदार गंगा मिलती है। तो भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर कौन है, गंगोत्री यानी उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, भागीरथी व जानवी या जाड़ गंगा नदी संगम पर कौन अवस्थित है। ठीक है, तो ये है लंका। लंका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। तो भागीरथी और जानवी यानी कि जाड़ गंगा का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों, ये होता है लंका, जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है। लंका नामक जगह कहाँ पर है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। और इसके बाद भागीरथी और जलंधरी नदी इनका संगम कहाँ पर होता है, ये होता है हरसिल उत्तरकाशी। जो हरसिल कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, जो कि सेब के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, भागीरथी और खीर नदी, खीर गंगा नदी का संगम कहाँ होता है, ये होता है धराली के निकट उत्तरकाशी में, भागीरथी और खीर गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं, भागीरथी और हत्याहारिणी नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये होता है मुखवा के निकट उत्तरकाशी में। भागीरथी और हत्याहारिणी नदी इनका संगम होता है मुखवा के निकट उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके बाद देखिए, भागीरथी व वरुणा नदी का संगम कहाँ पर होता है, ये होता है उत्तरकाशी नगर के पास में होता है, भागीरथी और वरुणा नदी। आगे बढ़ते हैं, भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम कहाँ पर होता है, भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम कहाँ पर होता है, टिहरी गढ़वाल पुरानी टिहरी में, यानी कि गणेश प्रयाग में, इसको गणेश प्रयाग बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, गंगा व नयार, गंगा और नयार यानी कि नवालिका नदी का संगम कहाँ पर होता है, अभी मैंने आपको बताया था व्यास घाटी पौड़ी में होता है, इंद्रप्रयाग इसको बोला जाता है। तो गंगा व नयार नदी का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों, ये होता है व्यास घाटी यानी कि पौड़ी गढ़वाल, इसको इंद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंद्रप्रयाग में किसका संगम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार इन दोनों का जो संगम है दोस्तों वो सतपुली के पास होता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। ठीक है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार सतपुली के पास ये मिल। ठीक है, तो जो नयार नदी है वो एक्चुअली क्या है, वो इन दो नदियों के मिलने से ही बनी है सतपुली में। ठीक है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गंगा व चंद्रभागा नदी
संगम पर है। तो गंगा और चंद्रभागा कहाँ पर कौन है दोस्तों? ऋषिकेश, देहरादून। ठीक है, गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर कौन है? ऋषिकेश, जो कि देहरादून में अवस्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम धौली गंगा व गणेश गंगा का संगम होता है। पश्चिमी धौली गंगा व गणेश गंगा का संगम तो ये होता है गमसाली में, जो कि नीति चमोली में अवस्थित है। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा व गणेश गंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी धौली गंगा व ऋषि गंगा प्रथम यानी कि स्वर्ण गंगा के संगम पर स्थित है। तो कौन है दोस्तों? ये ऋषि प्रयाग चमोली में। ठीक है, देखिए पश्चिमी गंगा नदी है जो कि अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, यानी कि जो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा, जिसको कि विश्व समय पर विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विष्णु गंगा और पश्चिमी धौली गंगा जब मिलती है तो वहाँ पर विष्णु प्रयाग के पास ही मिलती है। ठीक है, तो एक्चुअली जो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो ऋषि गंगा प्रथम है, मतलब पश्चिमी धौली गंगा की बात हो रही है। ठीक है, ऋषि गंगा प्रथम है, इसके अलावा गणेश गंगा है। ठीक है, कियोगाड़, गिरथी, ये सभी क्या है? धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये सब इससे मिलती है, किसकी जगह पे मिलती है? पश्चिमी धौली गंगा, गणेश गंगा नीति गमसाली में मिलती है, जबकि ये ऋषिप्रयाग में मिलती है। इसी तरह से मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा, क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी नदी संगम पर स्थित है। ठीक, तो ये कौन सी सदी पर स्थित है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग। ठीक है, जो केदारनाथ रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा, क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी नदी संगम पर स्थित है। तो वो कौन है? केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ मंदाकिनी व सरस्वती के संगम पर भी आप मान सकते हैं इस पर अवस्थित है। आगे बढ़िए, मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी संगम पर स्थित है। तो ये कौन है दोस्तों? ये है अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगस्त्य मुनि जो कि रुद्रप्रयाग में अवस्थित है वो मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी व अलसतरंगिणी नदी संगम पर स्थित है। तो वो कौन है? सूर्यप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, मंदाकिनी व अलसतरंगिणी नदी इसके संगम पर है सूर्यप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए, मंदाकिनी व सोनगंगा नदी का संगम पर कौन अवस्थित है? यह है सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो मंदाकिनी और सोनगंगा नदी का संगम होता है सोनप्रयाग में। मंदाकिनी व काली गंगा की नदी के संगम पर कौन है दोस्तों? वो है कोटिप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग में है। मंदाकिनी और काली गंगा नदी के संगम पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौरी गंगा व मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन है? तो वो है दोस्तों मदनकोट, जो कि जौहार पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो गौरी गंगा और मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन से है दोस्तों? मंदाकिनी या नदी जो है इसके संगम पर कौन है? वो है आपके मदनकोट, जौहार पिथौरागढ़। ठीक है, अगला देखते हैं। गौरी व काली नदी के संगम पर अवस्थित है, वो कौन है दोस्तों? जौलजीवी पिथौरागढ़। ठीक है, जौलजीवी पिथौरागढ़, जहाँ पर प्रसिद्ध जौलजीवी का मेला लगता है। ठीक है, अगला देखिए, सरयू गोमती वो अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। कौन है? बागेश्वर। ठीक है, देखिए अदृश्य की जहाँ पर बात हो रही है तो ये नदियाँ अदृश्य रूप में मानी जाती हैं। वैसे तो कौन है? सरयू और गोमती। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने अभी केदारनाथ का पढ़ा, तो केदारनाथ में कौन आएगी? मंदाकिनी और सरस्वती। ठीक है, बाकी सारी की सारी क्या मानी जाती है? अदृश्य मानी जाती है। अदृश्य मधुगंगा, क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी गंगी नदी ना, तो ये मतलब स्वर्ण गौरी गंगा नदी ना, मतलब ये आप मान के चलेगा अदृश्य नदियां हैं वो मानी जाती हैं। ठीक, अगला देखते हैं। सरयू व खीर गंगा संगम पर स्थित है। सरयू व खीर गंगा, तो खीर गंगा पर कौन है? कपकोट बागेश्वर। ठीक, कपकोट बागेश्वर में कौन सी आपकी? सरयू व खीर गंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोमती व गरुड़ गंगा नदी पर, तो गोमती व गरुड़ गंगा पर कौन है दोस्तों? यह है बैजनाथ, जो कि बागेश्वर में अवस्थित है। ठीक है, बैजनाथ बागेश्वर। आगे बढ़ते हैं। कत्यूरियों की राजधानी हुआ करती थी कभी। ठीक, इसके बाद देखिए, काली व कटीपानी गाड़ नदी संगम पर स्थित है। तो काली व कटीपानी गाड़ में कौन है? तालेश्वर पिथौरागढ़। काली व कटीपानी गाड़ नदी के संगम पर ये अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी के संगम पर अवस्थित है। तो ये तो अभी बताया था, रामेश्वर पिथौरागढ़। ठीक है, रामेश्वर पिथौरागढ़, सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए, काली व सरयू नदी के संगम पर कौन है? पंचेश्वर। ठीक है, काली व सरयू नदी में पंचेश्वर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काली व लोहावती नदी के संगम पर कौन है दोस्तों? यह है गढ़मुक्तेश्वर चंपावत। काली व लोहावती नदी के संगम पर गढ़मुक्तेश्वर चंपावत। आगे बढ़ते हैं। लदिया व राटिया नदी के संगम पर कौन है? तो लदिया नदी जो कि काली नदी से मिलती है, अंतिम नदी है जो कि काली नदी से मिलती है। तो यहाँ पर है मीठा रीठा साहिब, जो कि चंपावत में है। ठीक, तो लदिया व राटिया नदी के संगम पर है मीठा रीठा साहिब।
कोसी व गरुड़ गंगा नदी के संगम पर कौन है दोस्तों, वो है कौसानी, बागेश्वर। ठीक है, कौसानी, बागेश्वर, कोसी व गरुड़ नदी के संगम पर अवस्थित है। यमुना व हिरण्य बाहु नदी के संगम पर कौन है, वो है खरसाली, उत्तरकाशी। यमुना व हिरण्य बाहु नदी के संगम पर। रूपीन और सुपीन नदी के संगम पर कौन है दोस्तों, वो है नेटवाड़, उत्तरकाशी। ठीक है, अब रूपीन सुपीन नदी का जब संगम होता है तो आगे जाके क्या बन जाती है, टोम्स, उसको तमसा नाम से जाना जाता है, फिर टोम्स, टोन्स बन जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद करना कि रूपीन सुपीन नदी के संगम पर है नेटवाड़, उत्तरकाशी। आगे बढ़ते हैं, यमुना व हनुमान गंगा नदी का संगम होता है तो वो होता है खरसाली के निकट, उत्तरकाशी में। यमुना व हनुमान गंगा का। ठीक है, यमुना व रिखवाड़ नदी संगम स्थित है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाखा मंडल, देहरादून के पास। यमुना व रिखवाड़ नदी के संगम पर लाखा मंडल, देहरादून अवस्थित है। ठीक है, यमुना व टोन्स नदी के संगम पर कौन है, डाकपत्तर, देहरादून। ठीक है, यमुना व टोन्स। इसके बाद टोन्स व पावर नदी का संगम होता है, वो होता है चक्राता, देहरादून। ठीक है, चक्राता से उत्तर देहरादून, मतलब वो टोन्स व पावर नदी का यहाँ पर संगम होता है। इसके बाद देखिए जटागंगा व दूध गंगा का संगम होता है, ये होता है जागेश्वर के निकट, अल्मोड़ा। इसको तो आप याद करिएगा, जटागंगा और दूध गंगा। ठीक है, जागेश्वर के निकट अल्मोड़ा में होता है जटागंगा व दूध गंगा। पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी के संगम पर है भिकियासैंण, अल्मोड़ा। आप में से कोई भिकियासैंण का होगा तो आपने देखा होगा, पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी के संगम पर है भिकियासैंण। ठीक है, आगे देखिए, सुरभि, नंदिनी व रमनी नदी संगम पर स्थित है। तो सुरभि, नंदिनी व रमनी नदी पर कौन है, द्वाराट से 8 किलोमीटर दक्षिण अल्मोड़ा में। ठीक है, मतलब कि द्वाराट में होता है। ठीक है, द्वाराट से 8 किलोमीटर दूर पर है ये आपका अल्मोड़ा में, तो द्वाराट ही मान लीजिए। तो वहाँ पर है सुरभि, नंदिनी व रमनी नदी का संगम यहाँ पर होता है। इसके बाद देखिए, पुष्पभद्रा, नैनीगाड़, गौला नदी के संगम पर कौन है, ये है रानीबाग, जो कि नैनीताल में अवस्थित है, हल्द्वानी के पास है। आगे बढ़ते हैं, राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है। अब थोड़ा सा ग्लेशियर में आ जाते हैं। अब तो संगम के पास जो स्थित नगर थे वो हमने देख लिए। तो भाई राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन है दोस्तों, गंगोत्री, जो या इसको गोमुख हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में अवस्थित है। दोस्तों ये 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो यानी कि कितना है, 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर का चौड़ा होगा तो 60 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ हिमनद है, तो काफ़ी बड़ा ये हिमनद है। ठीक है, तो ये 30 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है, तो ये आपका क्या है, गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राज्य का सबसे राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों वो है पिंडारी हिमनद। ठीक है, जो पिंडारी ग्लेशियर है वो कहाँ पर है फैला हुआ दोस्तों, ये है आपका बागेश्वर और चमोली में। ठीक है, बागेश्वर और चमोली में है ये। ठीक है, और ये तकरीबन है 30 किलोमीटर लंबा। ठीक है, 30 किलोमीटर लंबा और 0.4 किलोमीटर चौड़ा मान लीजिए। ठीक है, 0.4 किलोमीटर यानी 400 मीटर चौड़ा है, तो 30 गुणा 0.4 कर लीजिए। 30 गुणा 0.4 करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 12 किलोमीटर स्क्वायर। तो 12 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है ये बागेश्वर का में पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, बागेश्वर चमोली में अवस्थित है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, अगला देखते हैं, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है दोस्तों मिलन। मिलन कहाँ पर है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है, मुनस्यारी में। ठीक है, मुनस्यारी में अवस्थित है। ठीक, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जो हिमनद है दोस्तों वो कहाँ पर है, मिलन, वो है मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में, और ये मिलम में अवस्थित है। वैसे देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल तो नहीं पता, लेकिन 16 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चमोली में स्थित ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो चमोली में स्थित जो ग्लेशियर हैं वो दोस्तों कौन कौन से हैं, ये है बद्रीनाथ, दूनागिरी, संतोपत, भागीरथी व तिपराबमक। ठीक है, ये चमोली में स्थित प्रमुख ग्लेशियर हैं जिनको आप याद करेंगे, इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर है, संतोपंत ग्लेशियर कहाँ पर है, भागीरथी ग्लेशियर कहाँ पर है, तिपराबमक ग्लेशियर कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं पिथौरागढ़ के ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो वो है मिलम, काली, हीरामणि, नामिक, पिनौरा, रामल, पेंटिंग, ये सभी प्रमुख ग्लेशियर हैं जो कि पिथौरागढ़ में अवस्थित हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तरकाशी के ग्लेशियर कौन कौन से हैं। उत्तरकाशी में है गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, डोरियानी, ये सभी दोस्तों कहाँ हैं,
ये उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर हैं। ठीक है, इसके बाद बागेश्वर के जो ग्लेशियर हैं वो कौन कौन से हैं? बागेश्वर का ग्लेशियर है सुखराम, सुंदरढूंगा, कफनी, मैकतोली, ये सभी क्या हैं? बागेश्वर के प्रमुख ग्लेशियर हैं। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और चमोली में अवस्थित है। ठीक है, जो पिंडारी ग्लेशियर है ना वो आपका क्या है? बागेश्वर और चमोली में अवस्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर भी आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए रुद्रप्रयाग का जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? चौराबाड़ी, केदारनाथ। ठीक है, ये ग्लेशियर आपके कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर है। ठीक है, अगला देखते हैं खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? टिहरी व रुद्रप्रयाग से। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर जहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो ये ग्लेशियर से रिलेटेड प्रश्न थे। तो ये थे दोस्तों आपके 107 प्रश्न। आई होप कि ये वीडियो आपको बोरिंग नहीं लगी होगी, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा बहुत इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि वीडियो बीच में काफ़ी कुछ थोड़ा लंबी हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। आप इसको थोड़ा सा गैप दे दे के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी। और ज़रूर इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।